हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कहानी एक ऐसे प्रिंस की जिस पर विद्रोह का इल्जाम लगाकर उसके ही राज्य से उसे निकाल दिया गया। वांग युन जो कि ईस्टर्न पैलेस का क्राउन प्रिंस था, उस पर खुद के ही सेक्ट के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगाकर उसे उसके ही किंगडम से निकाल दिया गया और उसे टोंगशियान सेक्ट में एक मामूली गुलाम बनाकर फेंक दिया गया। जिस सेक्ट में वांग्युन के ऊपर हजारों जुल्म हुए पर उसने कभी हार नहीं मानी, पर उन बेरहम लोगों ने उसके इकलौते अपने को भी उससे छीन लिया। और तब खेला किस्मत ने अपना असली खेल और उस कमजोर से राजकुमार को मिली एक ऐसी विरासत जो कि पूरे हेवन एंड अर्थ को राख में मिलाने की ताकत रखती है। एक सुप्रीम इमॉर्टल की बॉडी जिसकी मदद से अब उसे कोई भी कभी नहीं हरा पाएगा ना मार पाएगा। तो अब हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे वांग युन अपने साथ हुई इस नाइंसाफी का बदला लेगा और क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल से इस दुनिया को बचाने वाला रक्षक बनेगा या एक ऐसा डीमन बनेगा जो कि इस बेरहम दुनिया को राख में मिला देगा। तो अब इसी के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं, जहां एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक क्लिफ पर बैठी एक बच्ची दिखाई देती है और इसका नाम है मिंगलोंग, जो कि जूशियान क्लिफ के सुंदर नजारों का मजा ले रही थी। तभी वहां अचानक से एक आवाज आती है, मिंगलोंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फॉरबिडन टेक्निक को कल्टीवेट करने की। इस तरह तुमने हेवेंस के रूल को तोड़ा है, तुमने डीमंस को हेवन के खिलाफ करके एक विद्रोह किया है जो कि जंग का आगाज है, और इस तरह तुमने खुद ही हेवनली कोर्ट के खिलाफ जाकर अपनी मौत को दावत दी है। और तुम्हारी इसी बगावत के कारण तुम्हें हेवनली कोर्ट की तरफ से मौत का फरमान सुनाया जाता है। जिसके बाद हेवनली एम्परर की वो वॉइस सभी सेलेस्टियल सोल्जर्स को मिंगलोंग को खत्म करने का आदेश देती है। जिस आदेश को सुनते ही हेवनली कोर्ट की इस विशाल सेना ने एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिससे एक डिवाइन स्लैश निकलकर सीधे ही मिंगलोंग की तरफ बढ़ने लगता है। जहां हम मिंगलोंग को देखते हैं जो कि मस्त मजे में होती है और वो सीधे ही अपनी एक पुकार से अपने डिवाइन वेपन हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन स्टाफ को समन कर लेती है। और फिर मिंगलोंग हेवनली गॉड से कहती है, तुम लोग तो काफी बकवास करते हो, चलो देखते हैं क्या तुम लड़ भी सकते हो या तुम्हें सिर्फ जबान चलाना आता है। जिसके बाद वो सीधे ही डिवाइन स्लैश की ओर आगे बढ़कर उसे चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधे उन सभी हेवनली सोल्जर्स के ऊपर हमलों की बौछार कर देती है। वहाँ खुद हेवनली कोर्ट का कमांडर भी मिंगलोंग के अटैक के सामने नहीं टिक पा रहा होता है, जिसके कारण वो तुरंत ही काफी पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट को समन करने लगता है और वहाँ एक पावरफुल हेवनली अम्ब्रेला अपीयर होता है जो कि मिंगलोंग पर सीधे ही हमला करने लगता है। पर मिंगलोंग इन सभी अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करके सीधे ही उनके ऊपर जंप कर देती है और उन सभी सोल्जर्स के पावरफुल से पावरफुल अटैक का एक पैसे का भी असर मिंगलोंग के ऊपर नहीं हो रहा था। पर मिंगलोंग अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से उन सभी को एक एक करके धूल चटाई जा रही होती है और इस तरह वो काफी आराम से पूरी हेवनली कोर्ट की आर्मी को हरा देती है। और फिर वो काफी गुस्से में हेवनली कोर्ट की तरफ देखते हुए कहती है, जेड एम्परर क्या तुम्हें हेवन में छुपकर केवल ये घटिया चाले चलना ही आता है? तुम तो इतने कायर हो कि सीधे आकर मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते। उसके इन तानों ने तो हेवनली एम्परर को पहले से भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो काफी गुस्से में कहता है, बदतमीज लड़की, तुमने एक तो हमारे एंशिएंट गॉड्स के बनाए हुए कानूनों की नाफरमानी की है और अपनी गलती मानने के बजाय तुम यहाँ हेवन का अपमान कर रही हो। इससे पता चलता है कि तुम्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है और तुम्हारे इस गुनाह की केवल एक ही सजा है, मौत। जिस पर मिंगलोंग भी काफी गुस्से में कहती है, आखिर तुम किन रूल्स के बारे में बात कर रहे हो? ऐसे रूल्स जिन्हें ताकतवर के द्वारा कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे ये घटिया कानून किसी को ताकतवर बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं। सच तो यह है कि तुम सब बस कायर हो जो कि खुद के अलावा किसी और को ताकतवर बनते नहीं देखना चाहते ताकि तुम हेवन में रहकर अपनी कुर्सी बचा सको। और मिंगलोंग काफी गुस्से में कहती है कि तुम्हारे ऐसे बेहुदा कानूनों को मैं लात मारती हूँ और कमजोरों के हक के लिए लड़ने में अगर मुझे मौत भी मिले तो मुझे वो खुशी खुशी मंजूर है। जिसके बाद मिंगलोंग सीधे ही जाकर हेवन से टकरा जाती है, जिससे काफी बड़ा क्लैश होता है और हर तरफ काफी ज्यादा एनर्जी स्प्रेड होने लगती है। मिंगलोंग काफी ज्यादा ताकतवर तो थी पर हेवन के पास एक काफी बड़ी आर्मी थी। उसके अलावा 9 रियल्म की डिवाइन पावर भी हेवन के पास थी, जिसके सामने मिंगलोंग थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही थी। पर वो एंड तक हार नहीं मानती और पूरे हेवंस को हिला कर रख देती है और उन्हें इतना डरा देती है कि वो पर मिंगलोंग अपनी कहानी इतनी आसानी से तो खत्म होते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि भले ही आज उसे मरना पड़े पर आज वो हेवनली गॉड्स को तबाह कर देगी
पूरे हेवन को खत्म कर देगी। पर हेवन के सामने खुद को कमजोर पड़ता देखकर मिंगलोंग एक दूसरे रास्ते के बारे में सोचने लगती है। मिंगलोंग को अपने दुश्मनों के हाथों मारे जाने के बजाय सम्मान से खुद को तबाह कर लेना मंजूर था और वो तुरंत ही बिना ही एक पल गवाए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है, जिससे उसकी बॉडी और सोल काफी बुरी तरह से एक्सप्लोड कर जाते हैं, जिससे एक इतनी बड़ी तबाही आती है कि पूरा हेवन और अर्थ कांप जाता है। इस तबाही के कारण हेवन को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और मिंगलोंग ने भी अपनी जान गंवा दी थी। पर मिंगलोंग का डिवाइन ट्रेजर, उसका वेपन ड्रैगन स्टाफ, एक मीटियोर में बदलकर पूरी दुनिया में बिखर जाता है और इसी के साथ सुप्रीम डिवाइन इमॉर्टल मिंगलोंग की कहानी पर विराम लग गया। और अब कहानी में सीधे 1,20,000 साल बीत जाते हैं और हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। तो अब कहानी में हम तोंगशियान सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ की इमॉर्टल बीस्ट गार्डन में हमारा हीरो बंधा हुआ होता है, जहाँ वांग युन को बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जहाँ हमारा हीरो केवल एक ही बात दोहराया जा रहा था। वो कहता है, जो गुनाह मैंने किया नहीं है मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिस पर उसे टॉर्चर करने वाला बंदा कहता है, तुम्हारी चमड़ी तो काफी मोटी है, इतनी मार खाने के बाद भी तुम में अकल नहीं आई, क्या तुम अभी भी खुद को ईस्टर्न पैलेस का क्राउन प्रिंस समझ रहे हो? अपने सपनों से जाग जाओ, ये तुम्हारा ईस्टर्न किंगडम नहीं बल्कि हमारा टोंगशियान सेक्ट है, जहाँ तुम कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक मामूली गुलाम हो। और एक गुलाम के नाते आखिर तुम्हारे अंदर किस बात का इतना घमंड है? खैर कोई नहीं, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नौकरों का मुंह खिलवाना मुझे काफी अच्छे से आता है। तो इस बंदे का नाम है जाओ चुआन और ये पहले से ही वांग युन से काफी ज्यादा जलता था और आज वो पनिशमेंट के बहाने वांग युन से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा होता है। वो वांग युन को काफी बुरी तरह से मारता है और उससे कहता है, अब अपनी जबान खोलो और मुझे बताओ कि तुमने हमारे सेक्ट के डिवाइन क्रेन बीस्ट को पॉइजन क्यों दिया? जिस पर वांग युन उससे कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें कहा है कि मैंने ये काम नहीं किया है और जिस क्राइम को मैंने नहीं किया है मैं उसे कन्फेस भी नहीं करूंगा और अपनी कान खोलकर मेरी बात को सुनो। उस क्रेन परिंदे को मैंने पॉइजन नहीं दिया है और तुम चाहे जो भी कर लो मेरा जवाब नहीं बदलेगा। अब जाओ चुआन को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, वांग युन लगता है तुम्हारी अक्ल पर ताला पड़ा है, पर कोई नहीं, मुझे बिना उंगली टेढ़ी किए भी घी निकालना आता है। तो चलो आज देखते हैं तुम्हारी ये हड्डियां ज्यादा मजबूत है या मेरा ये चाबुक। और फिर जाओ चुआन एक बार फिर से वांग युन को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वहाँ भागते हुए एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि जाओ चुआन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वांग युन अभी बस 2 सालों पहले ही यहाँ आया है, उसे यहाँ की कोई भी रूल्स पता नहीं है, प्लीज तुम उसे माफ कर दो, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इस ओल्ड मैन का नाम होता है सन दाओजू और ये इस सोर्ड सेक्ट के एक मामूली से एल्डर होते हैं, पर वो वांग युन के लिए उसकी फैमिली से भी बढ़कर थे। जब वांग युन पहली बार यहाँ पर आया था तो एक एल्डर सन ही थे जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा था और उसे अपने बेटों की तरह पाला था। यहाँ वांग युन तुरंत ही उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए मना करता है और कहता है, एल्डर सन आपको ये नहीं करना चाहिए, सीनियर आपको इन कमीनों से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो आपके गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसकी बात को सुनकर जाओ चुआन काफी भड़कते हुए कहता है, उन परिंदों को खाना देने का काम तुम्हारा था, तो अगर तुमने उन्हें पॉइजन नहीं दिया है तो किसने दिया है? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तभी वहाँ एक हाई रैंकिंग के कल्टीवेटर की एंट्री होती है जिसका नाम लॉर्ड सीतू होता है, जो कि वहाँ आते ही कहता है कि रात हो चुकी है और तुम कामचोरों से एक काम नहीं किया गया, या तो ये लड़का काफी बहादुर है या तुम सभी निठल्ले हो जो कि इससे कुछ उगलवा नहीं पा रहे हो। सीतू इनको वहाँ देखने के बाद तो सभी लोग तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगते हैं और उसकी बातों को सुनकर सीधे ही जाओ चुआन उसके पैरों पर पड़ जाता है और उसके जूते चमकाकर माफिया मांगने लगता है और फिर कहता है, ये वांग युन काफी बड़ा जिद्दी है, मैं सुबह से इसे पीट रहा हूँ पर मजाल है कि ये अपनी जबान खोले, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इसने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया है। जिसकी बातों को सुनकर सितुयिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसे ढंग से टॉर्चर नहीं किया है, क्या अब मुझे ये छोटे मोटे काम भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जिस पर जाओ चुआन डरते हुए तुरंत ही वांग युन को एक बार फिर से पीटने लगता है और सितुयिन से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस कमीने का मुंह तुरंत खुलवाता हूँ। तभी सितुयिन उससे कहता है, तुम्हारे पास समय काफी कम है, जल्दी से पता लगाओ कि इसने लिंगर के डिवाइन परिंदे को पॉइजन क्यों दिया, वरना इसके बदले सजा तुम्हें मिलेगी। जिससे जाओ चुआन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वांग युन को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है और उससे कहता है, कमीने जल्दी से अपना मुंह खोल और बता कि तुमने उस परिंदे का कत्ल क्यों किया। वांग युन को इतनी बुरी तरह से मार खाता हुआ देखकर एल्डरसन तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं, वांग युन को जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने ही गलती से उन परिंदों को पॉइजन दे दिया, इसमें मेरी गलती है कि मैं उन डिवाइन बीस्ट का ख्याल नहीं रख पाया, अगर तुम लोगों को किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, बस मेरे बच्चे वांग युन को यहाँ से जाने दो। एल्डरसन की बातों को सुनकर सितुयिन काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, बुड्ढे तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा, कि अब तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे? जिसके बाद वो एल्डरसन पर काफी बेरहमी से हमला कर देता है जिससे एल्डरसन काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और फिर सितुयिन तुरंत ही जाओ चुआन से कहता है कि जाओ जाकर उस
बुड्ढे को सिखाओ कि गलत टाइम पर गलत जगह अपनी जबान चलाने वालों का क्या हश्र होता है। जिसकी बात मानकर जाओ चुआन सीधे ही एल्डरसन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर वांग युन तुरंत ही अपनी सारी ताकत लगाकर उन जंजीरों को तोड़ देता है और तुरंत ही जाओ चुआन के चाबुक को पकड़कर कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे सजा दो, यूं बेवजह इन बेकसूरों को इसमें घसीटना बंद करो। जिससे जाओ चुआन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तेरी ये हिम्मत, और वो तुरंत ही वांग युन पर हमला कर देता है। जहाँ वांग युन के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद को डिफेंड कर पाता, वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वांग युन कहता है एल्डरसन, आपने हमेशा मुझे शांत रहने को कहा, आपकी ही बातों को मानकर जब भी जाओ चुआन मुझे मारता था मैं चुपचाप उसके मार को सह लेता था। जब भी ये लोग बिना बात के मुझे टॉर्चर कहते थे मैं कुछ कहे बिना सब बर्दाश्त कर लेता था सिर्फ आपके लिए, पर अब और नहीं। वांग युन धीरे धीरे करके उठने लगता है और वो कहता है तुम लोगों ने मुझ पर क्रेन को मारने का झूठा इल्जाम लगाया, मैंने चुपचाप सह लिया। तुम लोगों ने बेवजह मुझे जानवरों की तरह मारा, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं, मैं ये सब और नहीं सह सकता। भले ही आज तुम लोग मुझे खत्म कर दो, पर मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जहन्नुम जाऊंगा। जिसके बाद वांग युन एक ही हमले से जाओ चुआन को काफी दूर हटा देता है और वो सीधे ही सीतू यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है तुम्हारे इन घटिया कानूनों को मैं लात मारता हूँ। पर इससे पहले कि वो हमला सीतू यन को लग पाता, एक हथियार पीछे से आकर सीधे ही वांग युन के सीने के आर पार हो जाता है और सीतू यन उसे देखकर कहता है तुमने हमारे तोंगशान सेक्ट के कानूनों की तौहीन की है, जिसकी सजा के तौर पर मैं तुम्हें मौत का फरमान सुनाता हूँ। और एल्डरसन की आंखों के सामने ही उनका वांग युन खत्म हो जाता है और सीतू यन बस वांग युन से कहता है चलो अब ये सब खत्म हो गया, और वो वांग युन को बुरी तरह से खत्म करने के बाद वहां से चला जाता है। और वहां से जाते हुए सीतू यन अपने साथ आई हुई लड़की से कहता है नानगोंग, तुम्हें मेरे भाई ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है ना, पर आज जब मैं उस बंदे के अटैक से घायल होने वाला था तुमने मेरी मदद के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। जिस पर नानगोंग उससे कहती है मुझे आपको केवल मुश्किल हालातों में बचाने के ऑर्डर दिए गए हैं, पर आज जो हुआ वो तो बस एक मामूली सी लड़ाई थी, इसमें जानलेवा खतरा बिल्कुल भी नहीं था। जिस पर सीतुइन उससे कहता है मैं तुम्हें काफी अच्छे से समझता हूँ, तुम केवल मेरे बड़े भाई कांग की चिंता करती हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। अब अगले सीन में हमें एल्डरसन दिखाए जाते हैं जिन्होंने वांग युन को दफन कर दिया था, जहां वो उसकी ग्रेव पर बैठकर अपना दुख जाहिर कर रहे थे। फिर वो वांग युन से कहते हैं मेरे बच्चे, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकूं, पर 2 सालों पहले तुम मुझे मिले और तुम मेरे लिए मेरे सब कुछ बन गए, मेरे बेटे से भी बढ़कर बन गए। पर मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं अपनी इस कमजोरी के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे बच्चे की तरह थे, पर मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास कोई भी खास तोहफा नहीं है जो कि तुम्हारे काबिल हो, सिवाय इस पत्थर के टुकड़े के। आज मैं तुम्हें इस मीटियोरॉइड का टुकड़ा देता हूँ जो कि मेरी फैमिली के पूर्वजों की विरासत है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से वांग युन के ग्रेव के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वो मीटियोरॉइड वांग युन के बॉडी में ही समा जाता है और फिर हम वांग युन को देखते हैं जो कि सीधे ही एक अंधेरी और वीरान सी जगह में गिरने लगता है। तभी उसके सामने एल्डरसन की आवाज आती है जो कि उसे कहती है अलविदा मेरे बच्चे। और तभी वांग युन अपनी आंखें खोल देता है जहां उसके सामने उसे अपने सभी दुश्मन दिखाई दे रहे थे, जिन सभी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बेवजह टॉर्चर किया था। वह सबसे पहले अपने किंगडम की लेडी को देखता है जिसने उसके ऊपर विद्रोह का इल्जाम लगाया था और पल भर में वांग युन के क्राउन प्रिंस का टाइटल उसे छिन जाता है और वो बस तोंगशियान सेक्ट का एक मामूली गुलाम बन जाता है। फिर उसे एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी स्टोरी अभी हमें पता नहीं है, जो कि हम कहानी में आगे देखेंगे। और एंड में वो सीतू यन को देखता है जिसने सारी हदें पार कर दी और बेवजह ही वांग युन को मौत के घाट उतार दिया था। अब हम वांग युन को उसी डार्क अबेस में गिरते हुए देखते हैं जहां वो कहता है मैं वांग युन अपनी मौत से इनकार करता हूँ, मुझे जिंदा रहना है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों मारा नहीं जा सकता। ना ये आसमान मेरे इरादों को दबा सकता है और ना ही ये धरती मेरे हौसले को दफन कर सकती है। मैं वापस आऊंगा सबको ये दिखाने की ये दुनिया मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती, और अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे अब हेवनली गॉड्स ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उन सबको जलाकर राख कर दूंगा। और वो काफी ज्यादा पावर को अनलीश करता है। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ काफी सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स अपीयर होने लगते हैं जो कि सभी वांग युन को घेर रहे थे। और तभी अचानक से वांग युन को एक डिवाइन आवाज आती है जो कि उससे कहती है मैं सुप्रीम डिवाइन पैलेस हूँ और मैं तुम्हारी हिम्मत के लिए तुम्हें अपनी विरासत देता हूँ। ये तुम्हारी किस्मत में था कि तुम मेरी टेक्निक को इनहेरिट करो। मैं सेलेस्टियल पैलेस तुम्हें अपनी इमॉर्टल बॉडी टेक्निक देता हूँ। इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद ना हेवन और ना अर्थ, ना तबाही, ना ये मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगी और तुम सीधे ही हेवन पे असेंड कर जाओगे। सो गाइस, ये विरासत है हमारी सुप्रीम इमॉर्टल मिंगलोंग की, जिसने हजारों सालों पहले हेवन के खिलाफ जाकर उसे काफी बड़ी टक्कर दी थी।
और अब वांगिन उसकी विरासत को इनहेरिट करेगा। और फिर तभी अचानक से वहाँ मिंगलोंग का डिवाइन ड्रैगन स्टाफ आ जाता है, जो कि सीधे ही वांगिन को डिवाइन रेल्म में ले जाता है। जहाँ हेवनली पैलेस की खूबसूरती को देखने के बाद तो वांगिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि हेवन जैसी चीज भी होती है, और आज वो उसके सामने थी। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जाओ चुआन एक बार फिर से एल्डर सन को परेशान करने पहुंच जाता है। एल्डर सन उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जाओ चुआन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, तो मैं तुम्हें देखने चला आया। जिस पर एल्डर सन उससे कहते हैं तुम अपने ये घटिया नाटक बंद करो। जहाँ जाओ चुआन सीधे ही एल्डर सन के पास जाकर उनसे कहता है तुम्हारा वो वांग्युन तो तुम्हारी सारी बातें मानता था ना, पर अब वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम अपने वांग्युन को नहीं बुलाना चाहोगे? उसे कहो ना कब्र से बाहर आए और तुम्हें बचाए। जहाँ एल्डरसन गुस्से में उससे कहते हैं तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरे मासूम बच्चे को खत्म कर दिया, और अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं शांति से अपने बच्चे के साथ मर भी नहीं सकता? जिस पर जाओजुआन कहता है अरे अरे, आप हमें गलत क्यों समझ रहे हैं? मैं भी वांग्युन से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप उससे करते थे। वो बेचारा तो नीचे अकेला होगा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त के लिए गिफ्ट भेज दूं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आपको उसके पास भेज दूं, जिसके बाद आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाओगे। और फिर जाओजुआन सीधे ही एल्डरसन के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से वांग्युन की ग्रेव में एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे जाओजुआन काफी दूर हट जाता है। और फिर वहाँ हमारे हीरो वांग्युन की एंट्री होती है, जो कि मौत से जाग चुका था और दोबारा जिंदा हो चुका था। और वो डरते हुए कहता है कि तुम्हें मौत भी नहीं रोक पाई, तुमने अपनी किस्मत को हरा दिया और तुम इस धरती की कैद से भी बाहर निकल आए। तभी वांग्युन अपनी आंखें खोलकर कहता है अभी तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम्हें मेरी काफी चिंता हो रही है, मैं अकेला हूँ, और तुम मेरे सीनियर को किसी से रियूनाइट करने की बात भी कर रहे थे, है ना? तो चलो मैं ही वापस आ गया। तो अब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो एक एक करके अपने सभी दुश्मनों से बदला लेगा। क्या वो अपनी इस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके दुनिया को बचाने वाला एक गॉड बनेगा, या रिवेंज की राह पर चलते हुए वो इस दुनिया को खत्म करने वाला एक डीमन बनेगा? तो यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।